रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बारिश किसको पसंद नहीं होती, शायद आपको भी पसंद होगी ना दोस्तों। ऐसी ही हमारी मयूरा भी थी, जिसे बचपन से ही बारिश से बहुत प्यार था। वो बारिश देखकर ही नाचना शुरू कर देती, जैसे मोर नाचता है। इसी कारण से उस पर मयूरा नाम बहुत जचता था, क्योंकि उसे मोर की भांति बारिश में नाचना जो पसंद था। ऐसे ही एक दिन मयूरा बारिश में नहा कर नीचे आती है और उसके गीले बालों से सारा फर्श गीला हो जाता है। फर्श को गीला देखकर मयूरा की माँ वृंदा कहती है, त्यानाश हो जाए इस लड़की का, आते ही सारा फर्श गीला कर दिया। एक तो इतने बड़े बाल लेकर घूम रही है, अब गीले बालों से फर्श भी गीला कर दिया। अभी पोछा लगाया था, ये साफ तेरी माँ करेगी। जल्दी साफ कर इस पानी को। अब जल्दी से बालों में जाकर सादा पानी डाल ले, वरना जुए पड़ जाएंगी। माँ, बारिश में आधा घंटा नहा कर आई हूँ, और क्या नहाना, ऐसे ही सूख जाऊंगी। पागल लड़की, तुझे नहीं पता बारिश के पानी से जुए पड़ जाती है, ये साफ नहीं होता। जा जाकर नहा ले, कल तुझे देखने मेरी सहेली का बेटा भोला आ रहा है। अगर तेरे इन घने बालों में जुए पड़ गई और फिर तुझे टकला होना पड़ा तो टकली से कोई शादी नहीं करेगा। इतना कहकर वृंदा चली जाती है और मयूरा आलस दिखाते हुए कपड़े बदल लेती है और अपनी माँ से झूठ कह देती है कि वो नहा ली। जिसके बाद सब अपने कमरों में आराम करने चले जाते हैं और अगले दिन वृंदा सुबह से ही अपनी सहेली और उसके बेटे भोला के आने की प्रतीक्षा करने लगती है। और तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है और वृंदा दरवाजा खोलकर कहती है, अरे कीर्ति, तू आ गई। और भोला बेटा, तुम भी आओ, बाहर क्यों खड़े हो? नमस्ते आंटी जी। बेटा, हमारे यहाँ पैर छूने की नहीं बल्कि गले लगने की परंपरा है। आओ, गले लग जाओ। वृंदा दोनों को अंदर लेकर आती है और दोनों बैठ जाते हैं। जिसके बाद मयूरा रसोई से चाय लेकर सबके समक्ष आती है और मयूरा की मयूर जैसी सुंदरता और चाल भोला के भोले दिल में प्रवेश कर जाती है। जिसके बाद मयूरा आकर सर खुजाते हुए अपनी होने वाली सास कीर्ति के पैर छूती है। जिसके बाद कीर्ति उसे उठाते हुए कहती है, बेटी हो तुम मेरी, बहू थोड़ी। आओ मेरे गले लगो और अब से मेरे पैर मत छूना, मेरे गले ही लगना। इसके बाद कीर्ति और भोला रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं और घर आते ही कीर्ति के सर में तेज खुजली होने लगती है, जिसके कारण वो किसी तरह कंघी मार मार कर अपनी सर की जुओं को निकाल देती है। और एक दिन मयूरा को सर खुजाता देखकर वृंदा कहती है, तू इतना सर क्यों खुजा रही है? कहीं तुझे जुए तो नहीं हो गई? ना ना, नहीं माँ, जुए और जुए मुझे हो ही नहीं सकती, और जुओं को मैं रख लूं, ये मैं होने नहीं दूंगी। ये फिल्मी डायलॉग अपनी माँ पे मत मार, मैं सब कुछ जानती हूँ। जा, दराज में जुओं वाली कंघी रखी है, तेरे बालों में मार देती हूँ। पता चला शादी में तो जुए लेकर घूम रही है। कीर्ति क्या कहेगी कि वृंदा ने अपनी बेटी के साथ जुए भी दहेज में दे दी। माँ, मुझे मेरे सर के बारे में अच्छे से पता है और मुझे जुए नहीं है, आप रहने दो। पर बेटी सुन तो। मयूरा अपनी माँ की बात का जवाब नहीं देती और उसका कहना नहीं मानती और अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद वो अपना सर तो खुजाती, लेकिन अपनी माँ से छुपकर धीरे धीरे समय बीतता है और सब बारिशों में मयूरा नहाती और नाचती, लेकिन गीले बाल सही से साफ नहीं करती, जिसकी वजह से उसके सर में मोटी मोटी जुएं हो जाती है। लेकिन बेचारी अब अपनी माँ को ये सब बताए तो किस मुंह से? मयूरा खुद से बातें करते हुए सोचती है, एक बार जाके भोला जी से मिल लेती हूँ। हम एक दूसरे को अच्छे से जानते नहीं है और हम दोनों जीवन साथी बनने वाले हैं। कम से कम उनको जान तो लूंगी। हाँ, यही सही रहेगा। उनको मिलने के लिए कैफे बुलाती हूँ। इतना कहकर मयूरा भोला को मिलने के लिए मैसेज करके निकल जाती है और कैफे में मिलने जाती है। और वहाँ मयूरा सर खुजाते हुए कहती है, पता है मुझे भोला जी, आप बहुत अच्छे हैं। अगले हफ्ते हमारी शादी है, मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे मिलकर बात कर लूँ। हाँ मयूरा जी, बोलिए ना, मैं तो आपकी बातें सुनने ही आया हूँ। मयूरा और भोला अपने अतीत को लेकर बहुत बातें करते हैं और साथ ही भविष्य का भी प्लान करते हैं। जिसके बाद मयूरा सर खुजाते हुए परेशान हो जाती है और भोला से पूछती है, आपका पसंदीदा जानवर कौन सा है?
मेरा पसंदीदा जानवर चूहे है। कितनी प्यारी होती है ना, क्यूट सी। कितनी मजाकिया है आप भी। वैसे मुझे कुत्ता पसंद है क्योंकि वो भोला होता है, लेकिन आपको मिलने के बाद अब मुझे मयूर भी भाने लगा है क्योंकि उसका नाम आपके नाम की तरह है ना। इस भोलेनाथ को तो जुओं के बारे में बताने का कोई फायदा ही नहीं है। क्या बोल रही हूँ मैं, क्या समझ रहा है। पर लड़का अच्छा चुना है मेरी माँ ने, भोला, क्यूट। कुछ देर में मयूरा भोला से गले मिलकर वहाँ से अपने घर चले जाती है, जिसके बाद उनके बीच प्यार के साथ साथ जुओं का भी आदान प्रदान हो जाता है और भोला अपने घर आकर सर खुजाते हुए कीर्ति से कहता है, आज मैं तुम्हारी बहू से मिलकर आया हूँ और हमने बहुत सारी बातें की। बहू से मिलकर आना तो ठीक है, लेकिन तू ऐसे सर क्यों खुजा रहा है? तू ठीक तो है ना? क्या हुआ है तुझे? पता नहीं माँ, शायद गर्मी से खुजली हो गई होगी। माँ मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मयूरा जैसी सुंदर लड़की जीवन साथी के रूप में मिली है। मेरा बच्चा खुश है तो मैं भी खुश हूँ। आप मेरे गले लग जा मेरे लाल, मेरे भोला, मैं तेरी खुशी से बहुत खुश हूँ। इतना कहकर कीर्ति भी भोला को गले लगा लेती है और इस तरह दोनों में प्यार के साथ जुएं भी बढ़ जाती है। दिन बीतते हैं जहाँ एक तरफ दोनों घरों में शादी की तैयारियां चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ कभी भोला सर खुजाता तो कभी कीर्ति। तो वहीं वृंदा के घर में तो वृंदा के डर से मयूरा को खुलकर सर खुजाने तक की आजादी नहीं थी। मयूरा धीरे धीरे खुद ही कंघी मार मार कर अपनी सब जुओं को सर से निष्कासित कर देती है और शादी का दिन आता है। भोला गंजा होकर सजा हुआ दूल्हे के जोड़े में बारात लेकर आता है और उसे गंजा देखकर मयूरा स्टेज पर उससे धीरे से सवाल करती है, क्या हुआ भोला जी? जब हम एक हफ्ता पहले मिले थे तब तो ये जुल्फे लहरा रही थी, अब ये उजड़ा चमन कैसे बन गए? क्या बताएं मयूरा जी, जब से आपसे मिलकर गए हैं सर में इतनी खुजली थी कि हमने तंग आकर अपने केशों का त्याग कर दिया। उम्मीद है कि आप हमें गंजा देखकर हमारा त्याग नहीं करोगी। मयूरा मन में समझ जाती है कि भोला के सर में भी जुएं हो गई थी, जो कि उसी की देन थी। जिसके बाद वो चुपचाप खुशी से उससे शादी करती है और फेरों के बाद अपनी सास के पैर छूती है और कीर्ति सर खुजाना छोड़कर उसे अपने गले लगाकर कहती है, बहू तो मेरी बहू नहीं बेटी बनकर जाएगी और बेटियां पैर नहीं छूती, गले लगती हैं। कीर्ति के मयूरा को गले लगाते ही मयूरा की जुएं कीर्ति के सर से निकलकर फिर से मयूरा के सर में आ जाती है और फिर एक बार मयूरा को गले लगने के द्वारा जू की प्राप्ति होती है, जिसके बाद वो अपनी माँ के गले लगकर कहती है, माँ मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना, खाना समय पे खाना। हाँ बेटी, तू भी अपना ख्याल रखियो और मोर बनकर बारिश में मत नाचियो। अब तू किसी के घर की बहू है। और सुन, मुझे समझ आ गया है भोला क्यों और कैसे गंजा हुआ, अपनी सास को बख्श दियो। इतना कहकर वो फिर से अपनी बेटी के गले लगती है और दुर्घटनावश वृंदा के सर में भी जुए चली जाती है और वो दुखी होकर सर खुजलाते हुए अपनी बेटी को विदा करती है और इस तरह कीर्ति अपने साथ जुओं वाली बहू को लेकर घर वापस लौट आती है। और अब कीर्ति, मयूरा और वृंदा जुओं की वजह से गंजी होंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है अब आगे क्या होगा कीर्ति का? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूले। अपनी माँ निर्जला के जान देने की धमकी पर देव ने यामिनी से शादी कर तो ली थी, पर वो कभी भी उसे अपने दिल और जिंदगी में जगह नहीं दे पाया था, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड अबोनिता से बहुत प्यार करता था। शादी के 1 साल गुजरने के बाद भी वो अबोनिता से बात करता था और उससे मिलता था। ऐसे ही एक शाम देव अबोनिता के घर उससे मिलने जाता है। अबोनिता देव को देखकर झट से उसके गले लग जाती है। तभी देव बोलता है, कैसी हो मेरी जान? আমি ঠিক আছি, আপনি কেমন আছেন না? আমি ঠিক আছি। खूब भालो, आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए मिष्टी धोई लेकर आती हूँ, अभी अभी बनाई है। अरे वाह, मैं एकदम सही वक्त पर आया हूँ। हाँ बिल्कुल सही। जिसके बाद दोनों मिलकर मिष्टी दोई खाते हैं और खाते खाते देव के चम्मच से थोड़ी सी मिष्टी दोई उसके कपड़ों पर गिर जाती है, जिसे देखकर अबोनिता बोलती है, तुम्हें मोतियों बदलानी ना? अरे आज भी खाते खाते कपड़ों पे गिराना, ये आदत कब छोड़ोगे?
देव, अब तुम बड़े हो गए हो। नहीं नहीं, मैं तो गिराऊंगा ताकि तुम यूं ही हमेशा मेरा ख्याल रखो, मुझे प्यार करो। আমি তোমাকে ভালোবাসি देव। अगर तुम्हारी माँ को पता चल गया कि तुम आज भी मेरे साथ हो तो पता नहीं वो क्या करेंगी। मुझे परवाह नहीं है उनकी, वो अच्छे से जानती थी सब, फिर भी उन्होंने ये सब किया तो मैं भी अपनी मर्जी का करूँगा। कुछ देर यूं ही बातें करने के बाद देव वहाँ से घर के लिए निकलता है। यहाँ यामिनी और निर्जला खाने की टेबल पर ही बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही देव घर आता है, यामिनी जल्दी से रसोई में जाती है और उसके लिए पानी लेकर आती है और देव को देते हुए बोलती है, आज आप इतनी लेट आए, क्या बात है? ऑफिस में ज्यादा काम है क्या? काफी ज्यादा है, कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। आप फ्रेश होकर आ जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। माँ जी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, आपके इंतजार में। इतना कहकर यामिनी वापस वहाँ से रसोई में चली जाती है। कुछ देर बाद देव फ्रेश होकर आता है और सभी मिलकर खाना खाते हैं। तभी निर्जला का ध्यान देव की शर्ट पर जाता है, जिस पर मिष्टी दोई का दाग देखकर वो बोलती है, देव, तूने बाहर से कुछ खाया था? मिष्टी दोई? नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। फिर तेरे कपड़ों पर ये दाग कैसे लग गया? पता नहीं माँ, ऑफिस में लंच करते टाइम कुछ लग गया होगा। अच्छा, मैंने खाना खा लिया है, मैं रूम में जा रहा हूँ। अरे इतनी जल्दी? रोटी तो खाई ही नहीं आपने। बस मेरा ज्यादा खाने का मन नहीं, आप दोनों खाइए। इतना कहकर देव वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। एक रात जब देव देर रात को घर आता है तो देखता है कि उसके कमरे में यामिनी ने चारों तरफ मोमबत्तियों से रोशनी की हुई है और उसका पूरा कमरा गुलाब की खुशबू से महक रहा है। वो ये सब देख ही रहा होता है कि तभी यामिनी पीछे से आकर उसे हक करके बोलती है, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अच्छा है, पर ये सब किस लिए? किस लिए नहीं, हमारे लिए जान, हमारे प्यार के लिए। यामिनी, मैं काफी थक गया हूँ, ये सब फिर कभी। हाँ तो मैं तुम्हारी सारी थकान मिटा देती हूँ ना। यामिनी प्लीज, काम की वजह से मैं वैसे ही बहुत स्ट्रेस में हूँ, मेरा किसी चीज का मूड नहीं है, तुम भी सो जाओ चुपचाप और मुझे भी सोने दो। इतना कहकर देव चुपचाप लेट जाता है और बेचारी यामिनी सारी रात रोती रहती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और जब भी यामिनी देव के करीब जाती तो वो कोई न कोई बहाना बनाकर उससे दूर हो जाता। इन सब से परेशान होकर वो अबोनिता के पास जाता है और उसे सारी बात बताकर बोलता है, मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसे उसके साथ बुरा बिहेव करना, पर जो वो चाह रही है मैं उसे कभी नहीं दे सकता। देव शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। देखो, बुरा मत मानना, पर वो तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें लेकर उसकी वो चाहते गलत तो नहीं है। पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ अबोनिता, तुम्हारे अलावा तो मैं किसी के करीब नहीं जा सकता, ये बात तो तुम अच्छे से जानती हो। इतना कहकर देव और अबोनिता एक दूसरे को हक कर लेते हैं और कुछ प्यार भरे लम्हे साथ में बिताते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है, पर यामिनी और देव के बीच कुछ भी ठीक नहीं होता और जिसके चलते यामिनी स्ट्रेस में रहने लगती है और अपनी बहू को ऐसे हाल में देखकर निर्जला को चिंता होने लगती है, जिसके चलते वो यामिनी से बात करती है और यामिनी उसे अपने और देव के बीच चल रही सारी प्रॉब्लम के बारे में बताती है, जिसके बाद निर्जला देव से बात करने के लिए उसके पास जाकर बोलती है, क्या बात है देव, बहू ने मुझे बताया कि तुम दोनों के बीच बहुत मनमुटाव चल रहा है, क्यों? माँ, अगर आप ये सब ना ही पूछो तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इनकी वजह आप अच्छे से जानती हो। देव इतना बोल ही रहा होता है कि तभी उसके फोन पर अबोनिता का कॉल आता है, जिसे वो तुरंत काट देता है और ये सब देखकर निर्जला को बहुत गुस्सा आता है और वो देव से बोलती है, मैंने तुझसे कहा था ना कि इस बंगाली लड़की से सारे रिश्ते खत्म कर दे, फिर क्यों ये तुझे फोन कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं ना देव कि तू आज भी उससे बात करता है और मिलता है? सच बोल देव। हाँ, मिलता हूँ, रोज मिलता हूँ और मिलता रहूंगा, प्यार करता हूँ मैं उससे और करता रहूंगा। माँ, यामिनी से शादी बस मैंने आपकी जिद को पूरा करने के लिए की थी, याद है ना आपको वो दिन जब मैंने आपको अबोनिता से मिलवाया था? देव और अबोनिता अपने रिश्ते को सबके सामने लाना चाहते थे, जिसके लिए देव निर्जला को अपनी बंगालन गर्लफ्रेंड अबोनिता से मिलवाने के लिए उसके घर ले जाने वाला था। अबोनिता उनके लिए खाने में ढेर सारी वेज और नॉन वेज चीजें बनाती है। कुछ देर बाद निर्जला के साथ देव अबोनिता के घर आता है और सब एक साथ मिलकर खाना खाने बैठते हैं।
निर्जला की नजर जैसे ही नॉनवेज खाने पर पड़ती है, वो अपनी खाने से भरी प्लेट को जमीन पर फेंक देती है और गुस्से में बोलती है, राम राम राम, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया इस लड़की ने। ये मांस मच्छी खाती है, छी छी। देव, ये है तेरी पसंद, देख ये क्या क्या खाती है। तभी मैं कहूँ इतनी गंदी बदबू क्यों है यहाँ। माफ कीजिए माँ जी, पर धर्म और अन्न का अपमान तो आपने पहले ही कर दिया। उसे इस तरह जमीन पर गिराकर। उम्र और जिंदगी के तजुर्बे दोनों में आप हमसे बड़ी हैं, फिर भी आपने ये सब कुछ किया। क्या ये अपमान बड़ा नहीं है, पाप नहीं है? अरे जुबान तो देखो कितनी तेज है। जो लड़की आज मेरे सामने इतना मुंह खोल रही है, शादी के बाद तो मुझे घर से उठाकर बाहर कर देगी। माँ, अबोनिता ने आपको कुछ गलत नहीं कहा है। अगर आपको ये नहीं खाना था तो आप ना कह देती माँ, ये शाकाहारी खाना भी तो है। पर आपने जो किया वो गलत है। वाह बेटा, अभी से इस जलील लड़की की भाषा बोलने लगा तू। मैं कभी तुम दोनों की शादी की मंजूरी नहीं दूंगी, और अगर तुझे तब भी इस लड़की से शादी करनी है ना, तो मेरी लाश पर से होकर गुजरना होगा। फिर जब मैं ना रहूं तो कर लेना अपने मन की। निर्जला की बात सुनकर अबोनिता देव को अपनी माँ के साथ घर जाने को कहती है। देव निर्जला को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी जिद पर टस से मस नहीं होती और जबरदस्ती उसकी शादी यामिनी से करवा देती है। याद आया ना माँ, क्या किया था आपने? मेरी तो खुशियों को मार ही दिया था, साथ ही यामिनी की जिंदगी को भी बर्बाद कर दिया। उम्मीद है अब आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। निर्जला और देव की सारी बातें यामिनी छुपकर सुन लेती है और ये सारी सच्चाई जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पर वो सारी बात समझती है और सब कुछ ठीक करने का फैसला करती है। ऐसे ही शाम को जब निर्जला और देव बैठकर चाय पी रहे होते हैं, तभी यामिनी अबोनिता के साथ घर आती है। दोनों को एक साथ देखकर निर्जला के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो गुस्से में बोलती है, यामिनी, तू इस घटिया लड़की को इस घर में क्यों लाई है? जानती भी है ये कौन है? बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं ये कौन है और देव की जिंदगी में इसकी क्या जगह है। मैं ये भी जानती हूँ, ये वो है जिसे आपने मुझसे छुपा कर रखा, जिसका हक छीनकर आपने मुझे दिया। मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली थी और मैं अब देव और अबोनिता को एक कर रहूंगी। पागल हो गई है क्या जो ये सब बोल रही है? कुछ साल पहले जो गलती आपने की थी, मैं बस उस गलती को ठीक कर रही हूँ। अबोनिता और देव दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और दो प्यार करने वालों को मिलाना एक पुण्य काम होता है। पर आपने धर्म और खाने के नाम पर 3 जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। देव को आपने मुझसे धोखेबाजी करने पर मजबूर किया, अबोनिता से उसकी खुशियाँ छीनी और मुझसे तो आपने हमेशा सच छुपा कर रखा। जिस प्यार को मैं देव जी के अंदर तलाश रही थी, वो मुझे कभी मिला ही नहीं, क्योंकि वो कभी मेरा था ही नहीं। माँ, कम से कम अब तो समझ जाओ कि मेरी खुशी बस अबोनिता है और कोई नहीं। यामिनी की बातें सुनने के बाद निर्जला को अपनी गलती का एहसास होता है कि यदि किसी रिश्ते में आपकी मर्जी शामिल ना हो तो वो रिश्ता आपको कभी खुशी नहीं दे सकता। जिसके बाद यामिनी देव को डाइवोर्स दे देती है और फिर निर्जला और यामिनी मिलकर अबोनिता और देव की शादी करवाते हैं। 4 दिन पहले ही अंजू ने अपने एक लौते बेटे रोहित की शादी गीता नाम की लड़की से की थी। गीता ने अपनी खुद की शादी में बहुत ज्यादा खाना खा लिया था, जिसका भुगतान वो अगले 3 दिन तक करती है और चौथे दिन से उसका पेट ठीक रहता है। अंजू अपनी बहू से बहुत खुश थी, क्योंकि अभी तक घर में सब अच्छा चल रहा था। तभी वो उसे आवाज लगाकर बोलती है, अरे गीता बहू, ओ गीता बहू, जरा इधर तो आ। जी माँ जी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे हाँ, सब ठीक है बहू। वो क्या है ना, मेरा पकोड़े खाने का मन कर रहा है, तो जरा चटपटे मसाले लगाकर पकोड़े बना ले। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। जी माँ जी, मैं बना देती। अरे बहू सुन तो, साथ में चाय बनाकर भी लाना। ठीक है माँ जी। अरे बहू रुक। क्या हुआ माँ जी, अब क्या चाहिए आपको? वो बहू, साथ में पुदीने की हरी चटनी भी बना लाना। ठीक है माँ जी। अरे बहू सुन तो। अब क्या हो गया माँ जी, क्या रह गया? अरे एक बार में बता दीजिए ना, बार बार क्यों परेशान कर रही हैं? कुछ नहीं बहू, ऐसा कर तू जा। जब कुछ था ही नहीं तो रोका क्यों? 4 दिन हुए नहीं है शादी को और सास बनने के फायदे उठाना तो कोई इनसे सीखे। ये बोलकर वो रसोई में आ जाती है और बड़बड़ाते हुए पकोड़े बनाने लगती है। कुछ ही देर में वो पकोड़ों के साथ चटनी बनाकर तैयार कर लेती है। फिर अपनी सास के पास जाकर बोलती है, ये लीजिए माँ जी, खा लीजिए आपके पकोड़े। अरे ये पकोड़े बनाते बनाते तो मेरा भी खाने का मन कर रहा है।
क्या करूँ? हाँ, एक काम करती हूँ, रसोई में जाकर खा लेती हूँ। माँ जी के सामने नहीं खाऊंगी। अरे वाह बहू, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। खाइए खाइए, मैं आपके लिए और बनाकर लाती हूँ। ये बोलकर वो रसोई में जाती है और पकोड़े बनाकर एक कोने में खाते हुए बोलती है। कितने टेस्टी है, यकीन नहीं हो रहा मैंने ही बनाए हैं। वाओ, और खा लेते थोड़े से। इस तरह गीता झटपट से पकोड़े खाने लगती है और बीच में अपनी सास को भी पकोड़े दे आती है। गीता को पता नहीं चलता और वो खाते खाते सारे पकोड़े खा जाती है और जोर से एक डकार मारती है। आहा, मजा ही आ गया खा के। कितने दिनों बाद आज मैंने चटपटा खाया है। अरे नहीं, एक मिनट, मैंने तो अपनी शादी में भी बहुत खाया था। ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया, फिर से तला खा लिया। डॉक्टर ने तो कहा था कि अगर इस बार खाऊंगी ना तो मेरा पेट फिर से खराब हो जाएगा। अभी 2 दिन पहले ही तो ठीक हुआ है, कहीं पेट में दर्द हो गया तो हे भगवान प्लीज मुझे बचा लेना, गलती से हो गया, इस बार मेरे पेट में दर्द ना हो। गीता ये बोलकर अपने मन को दिलासा देती है, लेकिन कुछ देर बाद उसके पेट में गैस बन जाती है, जिसके बाद उसके पेट में बहुत दर्द होता है और वो भागकर वॉशरूम जाती है कि वॉशरूम उसे बंद मिलता है। वो बोलती है, भाई अंदर कौन है? अरे भाई जो भी है जल्दी से दरवाजा खोल दो, जल्दी बाहर निकलो वरना मेरा रायता यहीं पर फैल जाएगा। अरे जल्दी खोलो। रोहित, माँ जी कौन है अंदर, खोलते क्यों नहीं? अरे क्या हो गया बहू, दरवाजा तोड़कर सीधा अंदर आएगी क्या? मुझे तो हल्का होने दे। आप क्यों गई हो अंदर? अरे बहू, तेरे बनाए पकौड़े खाने से तो मुझे गैस बन गई है, वही निकाल रही हूँ। लगता है माँ जी का तो विचार ही नहीं है यहाँ से बाहर निकलने का। अब क्या करूँ, इतना बड़ा घर है लेकिन पूरे घर में एक ही वॉशरूम है। माँ जी जल्दी बाहर निकलो वरना मेरी निकल जाएगी। अरे जब आपको पता है कि आपको नहीं पचता है तो फिर क्यों खाती हो इस उम्र में इतना? क्या बोली बहू तू मुझे? अरे माँ जी बोलो, क्या जरूरत थी पकोड़े बनवाने की? आपको भी गैस बन गई, मुझे भी बन गई। मैं सच कह रही हूँ, खाने की चीजें देखकर मुझसे बिल्कुल भी नहीं रुका जाता। फाइनली अब मेरे पेट का दर्द बंद हो गया है, अब मुझे जाना चाहिए। गीता ये सब बोल ही रही होती है कि तभी उसकी सास बाहर निकल कर आती है और बोलती है, अरे बहू जा, बहुत दरवाजा तोड़ रही थी, जा ना अब। नहीं माँ जी, मुझे नहीं जाना अब। ये कहकर वो अपने कमरे में आती है और एक जोरदार फाट मारती है और कमरे में गंदी बदबू फैल जाती है। तभी वो कहती है, हे भगवान, गैस की वजह से पाद मार दिया मैंने। शुक्र है कमरे में कोई नहीं था, वरना इस बदबू से तो बेहोशी हो जाता। शाम को रोहित घर आ जाता है और कमरे में जाकर गीता को प्यार से गले लगाकर कहता है, गीता मेरी जान, कैसी हो? यहाँ क्या कर रही हो? माँ के पास नहीं गई? अभी नहीं, क्या बताऊँ मैं कि माँ के पास जाती तो वो मेरे परमाणु बम की खुशबू सूंघ के वहीं बेहोश हो जाती। वो तो अच्छा है कि मैं खाना जल्दी से बनाकर आ गई। क्या सोच रही हो, कुछ बताओगी नहीं? वो मैं आपके कपड़े प्रेस कर रही थी ना, इसलिए ऊपर ही थी कमरे पे। अच्छा ठीक है जान, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। बताइए ना, क्या कहना चाहते हैं? तो सुनो, आई लव यू। रोहित उसे आई लव यू बोलता है कि इतने में ही गीता एक जोरदार पाद मार देती है, जिसके बाद रोहित उसे धक्का देकर कहता है, छी छी गीता, ये क्या था? अरे यार, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ और तुम बदबू फैला रही हो। मेरा तो मूड ही ऑफ कर दिया तुमने। सॉरी, वो मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी पर पता नहीं कैसे हो गया। लगता है पकोड़े ज्यादा ही खा लिए और इन पकोड़ों से तुम्हारे पेट में गैस बन गई, इसलिए निकाल रही हो। रोहित जी माफ कर दीजिए, अब से ऐसा कभी नहीं होगा, पक्का। आइए ना, मुझे प्यार कीजिए। उसका हाथ पकड़कर गीता ऐसा कहती है कि रोहित उससे हाथ छुड़वाकर फ्रेश होने चला जाता है। दुखी होकर गीता खुद से बोलती है, अरे यार, ये तो नाराज होके चले गए, क्या करूं? इनका मूड कैसे ठीक करूं? आइडिया, ये वाला आइडिया जरूर काम करेगा और रोहित जी पक्का मुझसे खुश हो जाएंगे। कुछ देर बाद सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं कि तभी गीता के पेट में गैस बनती है, जिसके बाद वो बहुत धीरे से गैस को छोड़ देती है और कहती है, माँ जी रोटी खत्म हो गई है, रुकिए मैं किचन से लेकर आती हूँ। ठीक है बहू। अरे ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? आय हाय, फिर से जरूर गीता ही करके गई है, लेकिन माँ को बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, रहने देता हूँ। अरे बेटा, आसपास कोई गटर खुला है क्या? देख कितनी गंदी बदबू आ रही है, दरवाजा बंद करके आ बाहर का।
माँ मैं अभी देख कर आता हूँ, मेन डोर शायद खुला रह गया होगा। हाँ बेटा देख। रोहित वहाँ से उठकर मेन डोर पर से टहलकर आ जाता है और अपने मन में बोलता है, ये सब गीता ने किया है, मुझे भी माँ से छुपाकर क्या क्या करना पड़ रहा है। गीता को दिखाना चाहिए, वो मुश्किल में है, कल ही उसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। माँ डोर तो बंद है, आप खाना खा लो आराम से। अरे बहू कहाँ रह गई तू? रोटी लेने गई थी या बनाने? बस आ गई माँ जी, वो रोटी खत्म हो गई थी ना तो बना रही थी। ये लीजिए गरम गरम रोटी। हाँ हाँ बैठ, तू भी खा। माँ जी मेरा पेट भर गया है, मुझे काम है, मैं अभी आती हूँ। अरे ये क्या हो गया बहू को रोहित बेटा? बहू ठीक तो है ना? कितना कम खाना खाया इसने। वो माँ, हो सकता है माँ के शायद थक गई हो वो। बहाना बनाकर गीता वहाँ से चली जाती है और रोहित के लिए कमरे को गुलाब के फूल और कैंडल से सजा देती है। जिसके बाद जैसे ही वो आता है, गीता उसका हाथ पकड़कर उसके साथ रोमांटिक बातें करने लगती है। तभी रोहित उससे बोलता है, गीता ये सब क्या है, क्यों कर रही हो ये सब? तुम्हें खुश करने के लिए जान। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। गाना गाते हुए बोलती है, आओ ना गले लगा लो ना, ओ जान जा। बस गीता, तुम्हें गले लगाया था तभी तुमने जोरदार फाट मारी थी, भूल गई क्या? और तुम्हारी गैस की जलन मैं नहीं बुझा सकता, उसके लिए कल हम डॉक्टर के पास चलेंगे। ठीक है अब सो जाओ। पता है माँ को स्मेल आ रही थी, तुम तो अपनी महक छोड़कर निकल गई। मैं क्या कहता माँ को कि तुम करके गई हो। मैं तो बस आपको अच्छा फील करवाना चाहती थी, लेकिन आप है कि आपको मेरे एफर्ट्स दिखते ही नहीं है। कौन सा जानबूझ के करती हूँ। अच्छा सॉरी गीता, मुझे समझना चाहिए था तुम्हें। रो मत अब, आई लव यू। अब चुप हो जाओ। आई लव यू टू रोहित। ये बोलकर गीता उसे अपने गले से लगा लेती है कि तभी जोरदार पाद मार देती है, जिसे वो ना चाहते हुए भी छोड़ देती है और पीछे रखी 2-4 कैंडल्स उसकी गैस वाली हवा से बुझ जाती हैं। उसकी गंदी पाद की महक से रोहित बेहोश हो जाता है। जिसके बाद गीता बोलती है, हे भगवान अब क्या करूँ, ये तो मेरे पाद मारने की बदबू से ही बेहोश हो गए। एक काम करती हूँ, सोने देती हूँ, कल सुबह उठेंगे तो सॉरी बोल दूँ। और आधी रात तक अपने बम के गोले छोड़ते छोड़ते आखिर वो भी सो ही जाती है। अगले दिन रोहित को होश आता है तो वो बोलता है, मैं कहाँ हूँ? कल रात को मैं गीता के पाद से शायद बेहोश हो गया। मुझे उसे डॉक्टर के पास ले जाना ही पड़ेगा, वरना अगली बार माँ बेहोश हो जाएंगी। माँ को पता चले उससे पहले लेकर जाना चाहिए। रोहित उठकर फ्रेश होता है और वो जैसे ही गीता के पास जाता है कि उसके बॉस का कॉल आ जाता है और उसे अर्जेंट ऑफिस जाना पड़ता है, जिस कारण वो गीता से बात किए बिना ही ऑफिस चला जाता है। सास बहू दोनों बैठकर टीवी देख रहे होते हैं कि तभी गीता बेहद जोर से गंदा बदबूदार पाद मार देती है, जिसकी बदबू सूंघकर उसकी सास बोलती है, अरे ओ नालायक, ये क्या कर रही है? नास पिटी पदौड़ी। इसका मतलब कल तू ही गैस छोड़कर गई थी खाने की टेबल पर और अब मुझे अपनी गैस की बदबू से मारना चाहती है। बेशर्म। सॉरी माँ जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो क्या है ना, कल से मेरा पेट खराब है। आपकी देखम देख मैंने कल बहुत सारे पकोड़े खा लिए और उसके बाद मैं फ्रेश भी नहीं हुई हूँ कल से। मेरे पेट में इतनी गैस बन गई है। अरे मैया तो कोई गोली खा ले, या तू मुझे अपने पाद के गोले से मार के ही छोड़ेगी। डॉक्टर के पास नहीं जाया जा रहा तुझसे। अकेले कैसे जाऊँ माँ जी, मुझे शर्म आती है। पकौड़े खाने में नहीं आई शर्म, पाद मारने में नहीं आई शर्म। आए हाय, अभी तक महक रहा है ये कमरा। गीता उसे और कुछ बोलती तब तक वो फिर से एक के बाद एक परमाणु बम छोड़ती है, जिसकी वजह से अंजू बेहोश हो जाती है। तभी घर पर गीता के पास आता है, लेकिन उसे अपनी माँ बेहोश मिलती है। वो समझ जाता है और कहता है, आखिर जिसका डर था वो ही हुआ। गीता तुमने अच्छा नहीं किया, पर इसमें तुम्हारी गलती नहीं, मेरी है। गीता पानी लेकर आओ जल्दी से। जी जी अभी लाई। गीता पानी ले आती है और रोहित अपनी माँ के मुंह पर पानी की छींटे डालकर उसे होश में लाता है। जिसके बाद अंजू होश में आकर रोते हुए बोलती है, बेटा तेरी बीवी, बेटा ये मुझे मारना चाहती है। इसने मुझे अपनी गंदी बदबूदार पाद सूंघाई। आज मैं कोमा में जाते जाते बची हूँ। बेटा इसे डॉक्टर के पास ले जा, वरना ये अपने पाद के बम से इस घर को न उड़ा दे। माँ आप चिंता मत करो, मैं अभी इसे एक अच्छे से डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। इतना कहकर रोहित उसे डॉक्टर के पास ले जाता है।
जहाँ डॉक्टर उसे ऑयली खाना खाने से परहेज करने को कहते हैं और कुछ ही टाइम में उसके पेट में गैस बनने की शिकायत दूर हो जाती है और वो हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।